कंक्लूजन को सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का जो था, प्रोटॉन का जो था और न्यूट्रॉन का, ये लिख दिया मैंने। ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मास अगर बोले तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। प्रोटॉन का अगर बात करें तो प्रोटॉन का इसका सेम चार्ज होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव में होता है तो इसका पॉजिटिव में होगा, ठीक है। बाकी इसका मास जो है 1.672 इंटू 10⁻27 kg होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास से थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसका अगर बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बात की, ये तीनों का चार्ज और रेशियो क्या क्या होता है ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी पे रिलेटेड अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसी पे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ 2 पार्टिकल्स। बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स को है ए और बी मान लेते हैं, तो वो 2 ए पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है वो दिया गया है 2:3 है, ठीक है। अगर बोला जाता है कि मास का रेशियो अगर 2:3 है, मास का भी रेशियो, तो आपको बताना है कि ई बाई मतलब चार्ज का रेशियो क्या होगा। बताइए जरा, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और कुछ मास का भी रेशियो गिवन है 2:3, तो चार्ज का रेशियो बताना है। तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपल है। क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है, स्पेसिफिक SpA1 लिख देते हैं, SpA2 लिख देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज लिखते हैं तो SC लिखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज 1 बाई स्पेसिफिक चार्ज 2, ये जो होता है ये गिवन है, ये गिवन होगा EA1 बाई MA1 डिवाइड बाई EA2 बाई M2, ठीक है। ये होगा, ये गिवन है हमारा, कितना गिवन है तो 2:3 का गिवन है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंपल करें तो इसको ये कर सकते हैं कि EA1 बाई M1 इंटू ये EA2 नीचे रह जाएगा, ये हो जाएगा M2 बाई EA2 हो जाएगा, ये तो गिवन है कितना 2:3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। M2 बाई M1 का रेशियो गिवन है, M2 बाई M1 ये कितना हुआ है 2:, ये भी 3 गिवन है, मतलब E1 अगर यहाँ लिखे M1 बाई M2 का तो E1 बाई E2 हो जाएगा। इसका अगर निकालेंगे तो 1:2:3 है, मतलब M1 जो है वो 2 है, M2 जो है वो 3 है, ये हो जाएगा 2:3। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो E1 बाई E2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, E1 बाई E2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 4/9 आएगा। ये क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। यहाँ कुछ नहीं गिवन, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक चार्ज का हमको पता है कि E बाई M होता है, तो EA बाई M1 कर लिए, E2 बाई M2 कर लिए, दोनों को मॉडिफाइड करके लिख लिए। E1 बाई M1, E2 नीचे था तो नीचे ही रखें, M2 जो नीचे था वो ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया, दोनों को अरेंज करके लिख लिए। M1 बाई M2 दिया हुआ है 2:3, यहाँ भी गिवन है तो यहाँ भी लिख दिया 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, E1 बाई E2 का रेशियो जो निकल के आया वो 4:9 का रेशियो निकल के आया। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये बेसिक बातें था 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ये यहाँ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट मॉडल जो था वो आया और कोशिश किया कि एटम का स्ट्रक्चर को स्टेबल जो हो, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर हो, उसको समझाने का कोशिश किया गया। तो सबसे पहला जो है वो आया गया था वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं उसको, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। सबसे पहले मॉडल्स का आने से पहले इसका किस अगर डिस्कवरी हो चुका था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो क्यों ये जो पार्टिकल्स का था एटम का स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एटम का स्टेबिलिटी को बता पाना, मतलब ठीक है 3 एटम का होगा ये पता है सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन अरेंजमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा, इस चीज को, ठीक है। दूसरा ये जो होगा एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है वो एटम पे डिपेंड करता है, तो एटम का अरेंजमेंट पता चल पाए, एटम का स्टेबिलिटी पता चल पाए, तभी तो अरेंजमेंट वो बता पाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी के लिए तो सबसे पहला जो एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल आया था वो ये मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसमें क्या था ना कि गया था कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल है। इसका जो बोला गया था, इसका जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल बना लीजिएगा थोड़ा ढंग से,
बन नहीं रहा है लेकिन बना लीजिएगा, ठीक है, स्फेरिकल है, ठीक है, जिसका रेडियस बोला गया था, ये जो रेडियस का ऑर्डर होगा इसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर इतना साइज होगा इसका, इस रेडियस मतलब ये जो स्फेरिकल है एटम है इसका रेडियस का साइज इतना होगा, ठीक है। दूसरा बोला गया था इसमें जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब ये जो स्फेरिकल है स्फेरिकल में जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म पूरा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कहीं इसके बीच में कहीं कहीं लाई करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बीच बीच में कहीं होगा, ठीक है। अब ये इतना बात बोल के ये चुप हो गया, मतलब इतना ही बात को ये बता पाया और बोला कि ये जो एटम होगा ये जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना नेगेटिवली चार्ज होगा, ये न्यूट्रल स्पेसिस होता इसीलिए एटम जो होता वो न्यूट्रल होता है, ये बता के प्लम पॉडिन मॉडल ये था। देखिए ये इसको कंसीडर एक नॉर्मल एक रियल लाइफ एग्जांपल से एग्जांपल दिया गया, बोला गया जिस तरह वाटरमेलन में क्या होता है कि रेड वाला जो पोर्शन है वो उसको बोला गया कि वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज है उसका जो सीड होता है वो बीच बीच में होता है, तो वो बीच बीच में क्या है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो सीड को बोला वो इलेक्ट्रॉन है और वो जो रेड वाला जो पार्ट जो खाने के लायक होता है उसको बोला गया कि वो क्या है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है प्लम पॉडिंग मिलन या फिर बोल देते हैं वाटरमेलन मॉडल भी बोल देता है इसको, क्योंकि हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई काम नहीं आया क्योंकि इन्होंने जो था इसका लिमिटेशन अब ये तो बता दिया कि हाँ ठीक है, इन्होंने पहला तो ये बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कहीं लाई करेगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा, ये यहाँ तक बता दिया। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा देर तक रहा नहीं, आगे फिर फर्दर डिस्कवरी हुआ तो इसका कुछ लिमिटेशन रह गया। लिमिटेशन क्या है, ये कोई काम का नहीं था, लेकिन हाँ बेसिक बातें इन्होंने किया था सबसे पहले, ये बड़ा अच्छा बात था। तो लिमिटेशन इसका सबसे पहले क्या आया, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं किया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात कर दिया लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था सबसे पहला, और ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर पाया, बस इतना ही बता पाया कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों जो होगा वो सिचुएटेड होगा इसके बीच में और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में लाई करेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा न्यूट्रल होगा, इतना कहने से बात नहीं बन सकता है, तो इसीलिए ये थ्योरी ये मॉडल जो था वो फेल्ड हो गया। उसके बाद इसके बाद जो आते हैं इसको प्रोसीड जो करते हैं आगे वो करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था उसको समझें मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ड्रॉ जो हुआ था उसमें ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो क्या है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये लीड का प्लेट है, उसके बाद यहाँ जो बीच में रखा है वो गोल्ड फॉइल रखा है, गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, मतलब गोल्ड फॉइल लेने के पीछे रीजन नहीं है कि गोल्ड फॉइल मतलब पतला सब पूरा पतला करके गोल्ड का वो रखा गया, फॉइल मतलब वही हुआ अल्मोनियम फॉइल जैसे बोलते हैं, उसी तरह ये गोल्ड का फॉइल है, इसका 10 टू द पावर ये जो है वो 10 नैनोमीटर इतना पतला साइज का है, ठीक है। और यहाँ जो रखे हुए हैं वो जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है इसके ऊपर, ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो है जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया है, ठीक है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया था, यहाँ से जो था वो अल्फा सोर्स, ये अल्फा सोर्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ से इस पे जा रहा है और ये गोल्ड फॉइल के थ्रू जो है वो क्या कर रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो देखा गया कि इसमें से जो है बहुत सारा जो मैक्सिमम रे था वो क्या कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड, मैक्सिमम जो रे था वो अनडिफ्लेक्टेड मतलब अपने रास्ते से भटक नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा कुछ ही जो रे है वो अपने रास्ते से भटक रहा है, कुछ जो रे है वो कुछ ही जो रे है मतलब बहुत कम ही रे जो है वो ऐसा है जो कि अपने रास्ते से जो है वो भटक रहा है, मतलब अपने रास्ते से डेविएट हो रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द रे जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है, ठीक है। दूसरा अगर 20,000 में से 20,000 रे में से एक ऐसा रे है जो कि इस एंगल से अपने 180 डिग्री एंगल से वापस बाउंस बैक हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर मान लेते बॉल छोड़ते हैं तो वो क्या करता है वापस फिर से नीचे से टकरा के फिर से वापस आता है, तो इसी तरह यहाँ से अगर जाता है तो ये गोल्ड फॉइल से फिर से वापस से टकरा के आने वाला जो रे है वो 20,000 में से एक ही ऐसा रे है जो कि वापस आ रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द रे, यहाँ से 3 कंक्लूजन है। सबसे पहला मोस्ट ऑफ द रे जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हो रहा है, मतलब सीधा जा रहा है, कुछ ही रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने रास्ते से। तीसरा 20,000 में से कुछ ही जो एक ही जो रे है 20,000 में से एक
20,000 में से एक जो है अपने रास्ते से बैक आ रहा है, मतलब 180 डिग्री से बैक आ रहा है। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन किया गया इस तरह का एक्सपेरिमेंट कंसिडर करने के बाद। ठीक है, अल्फा रेज क्या है, तो बेसिकली जो है हीलियम का जो है वो हीलियम का इसमें ये है। ठीक है, तो इसमें ये है मास नंबर 4 है, 2 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये है। अब यहाँ से क्या होता है ना कि ये तो ऑब्जर्वेशन था, 3 ऑब्जर्वेशन था, ये ऐसा ऐसा डिफ्लेक्शन वगैरह। अब नेक्स्ट इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है इसके आधार पे। ठीक है, तो वो पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट में लिखने के बाद फिर सारा को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कंक्लूजन निकल के आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। वो कंक्लूजन क्या था कि सबसे पहला ये देखा गया कि अनडिफ्लेक्टेड जो रे जो जा रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड जो रे जा रहे थे, उसके पीछे रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी रहा होगा। इसीलिए जो है क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है इसीलिए कोई तरह का रिपल्सन नहीं फील कर रहा है, इसीलिए सीधा क्रॉस कर जा रहा है। मतलब अनडिफ्लेक्टेड का रीजन ये है कि एटम जो है वो एम्प्टी है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस जो है एटम्स में वो क्या है, वो है एम्प्टी है। दूसरा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने रास्ते से, उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं बीच में जो है एटम के बीच में जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। वो पॉजिटिवली चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहे हैं मतलब इंटरेक्ट, तो वो रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने की वजह से वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो दूर कर दे रहा है उसको, इसीलिए वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। वही चीज को लिखा हुआ है कि कुछ ही पार्टिकल्स जो थे वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन का वजह ये है कि रिपल्सिव फोर्स महसूस हो रहा है। किसके कारण महसूस हो रहा है, तो फील हो रहा है, तो वो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के कारण। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी एक स्मॉल कंसेंट्रेटेड मतलब बहुत कम मतलब वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा कंडेंस है, मतलब एक ही जगह पे जमा है। इसी के कारण क्या हो रहा था, जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर इससे दूर जाएगा अल्फा पार्टिकल तो ये सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन जैसे इससे नजदीक अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स अगर जाएगा अगर पॉजिटिवली चार्ज वाला, तो क्या होगा, पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जितना इसके नजदीक पहुंचेगा वो क्या होगा, इसका रास्ता अपना भटकेगा। मतलब अब ये थोड़ा सा इधर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर इसके इधर अगर नीचे की ओर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचेगा ये अपना रास्ता से थोड़ा सा मोड़ देगा इसको, क्योंकि वहां रिपल्सन होगा। और अगर जो बाउंस बैक करके सीधा आ रहा था, मतलब ये जाके एकदम इसको हिट कर रहा है, तो यहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा फील होगा, इसीलिए वो वापस आ जा रहा है। ठीक है, ये रीजन सेकेंड पॉइंट से। डिफ्लेक्शन का रीजन, अनडिफ्लेक्शन का रीजन ये था कि एम्प्टी है। डिफ्लेक्शन का रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल वॉल्यूम पे कंसंट्रेटेड है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो अंदर में जहां पॉजिटिवली चार्ज मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है उसको बोला न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है एटम के साइज के कंपैरिजन में। अगर एटम का साइज अगर 10⁻⁻10 है एटम का साइज, तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁻15 है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, ये वाला सीन है। ठीक है, एटम का साइज 10⁻⁻10 है, तो इसका जो है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 है, मतलब 10⁻⁵ से छोटा है। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ये दिया हुआ है कि अगर आप क्रिकेट बॉल को अगर एक कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियस, तो उसका 5 किलोमीटर उतना बड़ा स्फीयर कंसीडर कीजिएगा तो उतना बड़ा साइज होगा किसका, रेडियस का। अगर उतना 5 किलोमीटर रेडियस का अगर आप एक स्फीयर कंसीडर कीजिएगा तो वो साइज होगा किसका, एटम का साइज होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है एटम के साइज से। ठीक है, उसी के ये ऑब्जर्वेशन, डिफ्लेक्शन और कंक्लूजन के आधार पे इन्होंने फाइनल जो एटॉम का स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया वो ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बीच में कंसंट्रेटेड होता है, और एटम का जो मैक्सिमम मास जो होता है वो जो होता है एटम का वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होता है। वो जगह होता है कौन सा, न्यूक्लियस। ये क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस जो सराउंडेड होता है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। मतलब न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड होगा वो किससे, मतलब न्यूक्लियस अगर मान लेते हैं ये बॉल न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो चारों तरफ घेरा होगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये चारों तरफ जो घेरा होगा वो घेरा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा।
ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल, इसको एक रिलेट कर दिया सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन एक जो सेंटर होता है, सन हो गया न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, प्लेनेट घूमते हैं। तो उसी तरह उसके प्लेनेट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सन क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके चारों ओर जो होता है इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर मतलब घूमते रहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये चीज बताया था ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया, एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्वेशन आया, उस क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होने के बाद लास्ट में ये 3 पॉइंट दिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये मॉडल पे, लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा देर तक चला नहीं, इसके बाद इसका भी फेल्यूर हो गया। ये थ्योरी का भी लिमिटेशन था। सबसे पहला ये लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन का बात करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन में इन्होंने देखे, इसका लिमिटेशन में सबसे वजह जो आया था, ये बताया था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो एक मैक्सवेल थ्योरी आया, मैक्सवेल बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो रिवॉल्व कर रहा है किसी पाथ पे, तो वो क्या करेगा ना कि अपना वो एनर्जी को इमिट करता है, मतलब एनर्जी को रिलीज करता है। अगर वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है मतलब एनर्जी वो डिक्रीज होता चल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस में अगर इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जिस तरह बताए थे कि इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपना एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी को अगर इमिट करेगा तो क्या होगा कि उसका एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा। एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा मतलब वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में जाके उसको समा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा इसीलिए ये थ्योरी, मैक्सवेल ने इसका थ्योरी को फेल कर दिया कि आप जो बोल रहे हैं कि ऑर्बिट में घूमेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये जाके एटम जो होगा वो जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा, न्यूक्लियस में जाके फिट हो जाएगा। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये अनस्टेबल वाला सीन हो गया। नेक्स्ट ये नहीं बता पाया कि ये जो ऑर्बिट आप बता रहे हैं कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक ऑर्बिट में कितना घूमेगा, पाथ के बारे में प्रॉपर जानते हैं। बस इतना बोल दिया कि ये घूमेगा चारों ओर, ये घूमेगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कैसे घूमेगा, क्या नेचर होगा, कितना इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में घूमेगा, ये इसका जानकारी लिमिटेशन मतलब रदरफोर्ड को नहीं था। तो लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में। तो ये न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, ये सब चीज अच्छा बात था इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो इसको एक्सप्लेन करेगा एटम का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक भाई साहब का फेल हो गया। अब नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आता है, उसको समझते हैं।